नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है और चुनावों में देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं। हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क खत्म हो गया है। हाल में हुए चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम सभी हार को लेकर चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। मैं हार के लिए नेतृत्व को दोष नहीं देता। पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है। लोगों को पार्टी से प्यार होना चाहिए। पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ हुए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव 5 सितारा संस्कृति के जरिए नहीं जीते जाते हैं। आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है तो वे पहले 5 सितारा होटल बुक कराते हैं। यदि कोई उबड़ खाबड़ सड़क है तो वे उस जगह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब 5 सितारा संस्कृति को छोड़ने का वक्त आ गया है। जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। पार्टी के पदाधिकारियों पर बरसते हुए आजाद ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक उन्हें पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सभी पदाधिकारी चुने जाते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अब वक्त है कि हर किसी को पार्टी में पद दिया जाए। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले एएनबी न्यूज पर। पवन जी, मैं पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब जरूरत है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि अब कांग्रेस काफी बुरे हाल में जाती जा रही है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। गुलाम नबी आजाद ने भी आज कह दिया है कि 72 सालों में सबसे निचले पायदान पर आ गई है कांग्रेस। देखिए, कहीं पे भी हो, आज संगठन को चलाने के लिए यहाँ एक प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर के तहत दिसंबर तक चुनाव होने हैं। चाहे वो जिला स्तर की कांग्रेस कमेटी हो या राज्य स्तर पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, और वो प्रोसीजर चल रहा है। रही बात ये कि देखो, जितने भी पुराने नेता हैं जी, उनको भी अपनी जिम्मेदारियों के तहत जो बात कहनी होती है वो प्रॉपर एक फॉर्म होता है जहाँ कमेटी बैठती है, उसमें उनको बात कहनी चाहिए। लेकिन मैंने भी सुना कि क्या उन्होंने बयान, वो भी होगा, संगठन काम कर रहा है, संगठन के तहत सारे सारे एग्जाम होते। आरबी उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया गुलाम नबी आजाद के बयान पर। उन्होंने कहा है कि 72 साल में सबसे निचले पायदान पर आ गई है कांग्रेस और अब जरूरत है कि सभी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें पद दे दिया जाए, क्योंकि जब उन्हें पद दिया जाएगा उसके बाद ही वो काम करना शुरू करेंगे। नबी आजाद ने कहा है, जी, तो देखिए जमीनी जो स्थिति है वो यही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो हवा हवाई हो गए हैं। उनमें जो एक संघर्ष का वार्ता होना चाहिए वो नहीं रहा है। उसी का परिणाम है। ये नहीं है कि भी कांग्रेस का वर्कर नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह आपको कांग्रेस का वर्कर मिल जाएगा। उस वर्कर को इकट्ठा करना, उसमें आत्मविश्वास जगाना, जीत के प्रति आश्वस्त करना, ये शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। लेकिन देखा गया है कि नेता, अब देखेंगे मीडिया में आके तो बहुत सारी बातें करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई जाना नहीं चाहता और सबको ये रहता है कि भी आएंगे राहुल और प्रियंका और हम जीत जाएंगे। तो ये जो एक भ्रम है ये तोड़ना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता से संपर्क करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा और हर नेता अगर इसी उससे काम करेगा तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी जब मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो वो जीत में तब्दील होगा। आज क्या है कि हवा हवाई आपने दौरा किया और फिर 5 स्टार होटल में आके आप रुक गए। देखिए, कार्यकर्ता के बीच में जाना होगा तो वहीं रुकना होगा, उसके साथ खाना होगा, उसके साथ बैठना होगा, जिससे उसे अपनेपन का एहसास हो और कार्यकर्ता की जो दिक्कत है उनको सुनना होगा।
आज ऐसा हो नहीं रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस में छत्रप हो गए हैं, गुटबाजी चरम पर है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है और किसी को किसी का डर नहीं। एक अनुशासन की बात और डिसिप्लिन की बात तो तब होगी जब किसी का डर होगा। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपना बोलता चला जाता है। और हिमालय बिहार में हार हुई तो भी क्या कर रहे थे बाकी जो लीडर हैं, आज जो बोल रहे हैं, आज जो हल्ला मचा रहे हैं, उनका क्या योगदान बिहार के इलेक्शन में था? अगर योगदान था तो उनका पूरा योगदान नहीं रहा, इसलिए पार्टी हारी। सिर्फ पार्टी आला कमान के ऊपर या टॉप लीडरशिप के ऊपर छोड़ दें तो वो भी बेईमानी होगा। हार होती है जमीनी कार्यकर्ता से लेके और हाई लेवल की जो भी कमेटी है उसकी हार होती है, जीत होती है जमीनी स्तर कार्यकर्ता उसकी भी जीत होती है और पार्टी आला कमान की। जमीनी स्तर से अब उठाना होगा पार्टी को और संगठन को मजबूत करना होगा, ये सबसे पहले प्रायोरिटी है। पवन जी, क्या वाकई में ऐसा है कि अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि किसी राज्य में चुनाव होगा तो या तो हम गठबंधन के सारे चुनाव में आ जाएंगे या फिर राहुल गांधी को बुला लेंगे, एक दो चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा? नहीं, मैं आरबी उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं उनमें काफी बातों से मैं सहमत भी हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है, उसको निकालने की जरूरत है। और वो पार्टी स्तर पर अब कार्यवाही पहले भी चलती आई लेकिन अब जोर शोर से चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर सकता हूँ। प्रियंका जी अपने हिसाब से पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है। हर दिन कहीं न कहीं अपना फीडबैक लेती हैं। वो हर जो जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, उससे बात करती हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, अब कुछ जो शीर्ष जो नेता है, जो पहले उनका रुतबा काफी बढ़ गया है या बढ़ा हुआ है, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और उनका आज की डेट में उनका क्या योगदान है। ये चीजें भी मैं जो आरपी उपाध्याय जी ने बोला है उनसे सहमत हूँ कि अकेले कोई भी हो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वो वाली कहावत है। तो उसमें सबको संगठित होकर ही लड़ना पड़ेगा, संगठित होकर ही, वो कहते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है। तो कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बस थोड़ा सा कार्यकर्ता को मजबूत करने की जरूरत है, उसका हौसला बढ़ाने की जरूरत है और वो काम आज चल रहा है। जिन नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं वो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, शुरुआत से लेकर उन्होंने सब कुछ देखा है। ठीक है, ये बात वाकई में आपकी सही है कि बात कहने का एक तरीका होता है, आप पार्टी के अंदर बात कहिए, इस तरह से सोशल मीडिया पर जाहिर करना या फिर किसी चैनल को इंटरव्यू देना ये गलत है। आपकी भी बात सही है, लेकिन जब पत्र लिखा गया था तो उस पत्र का क्या बटा सर? पत्र लिखा, 26 नेताओं ने पत्र लिखा, मांग की है कि आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जो है संगठन में बदलाव कीजिए क्योंकि अब पार्टी बहुत पीछे जाती जा रही है। उस पत्र का भी तो कुछ नहीं हुआ। क्या कोई बड़ी कार्रवाई कर दी गई पत्र को लेकर या फिर पार्टी ने कोई बड़ा बदलाव कर दिया? जी, उसी के तहत मैं बात कर रहा हूँ। आज संगठन जो है, ये चुनाव है, वो प्रॉपर प्रक्रिया के तहत चल रहा है और उसी के तहत आज आए दिन कहीं न कहीं संगठन को बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी कमेटी का गठन किया जा रहा है। चुनाव का प्रोसीजर है वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो काम चल नहीं रहा है, चल रहा है। हर जगह, हर लेवल पे वो कार्य चल रहा है संगठन को मजबूत करने के लिए और आगे भी चलता रहेगा। दिसंबर तक देखिए आप, सारी कमेटियां गठित हो जाएंगी। उस हिसाब से जो जहां राज्यों में चुनाव के तहत अध्यक्ष की घोषणा होनी है, नेशनल लेवल पे अध्यक्ष की घोषणा होनी है, चुनाव होना है, वो आगे सारा फिक्स हो जाएगा। जो भी होना है वो निश्चित है। आरबी उपाध्याय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में अंदरूनी खटपट लगातार जारी है। बिहार चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब ये आवाज उठने लगी है कि कांग्रेस में अब संगठन बदलाव करने की बेहद जरूरी है और इसी कड़ी में अब गुलाम नबी आजाद ने भी अपना बयान जारी किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है। अब यह आग देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी तक पहुंच चुकी है। अकादमी में 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का
का शिकार हो गए हैं। बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अकादमी के अधिकारियों ने रविवार को ये बताया है कि 57 प्रशिक्षु अधिकारियों के कोविड-19 से पीड़ित पाए जाने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और इस दौरान प्रशिक्षण सहित सभी गतिविधियों का संचालन अब ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से अब तक 57 अधिकारी प्रशिक्षु कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन सभी को एक विशेष रूप से तैयार कोविड केयर सेंटर में अलग से रखा गया है। शुक्रवार से अब तक अकादमी में 162 RT-PCR परीक्षण किए गए हैं। अधिकारी प्रशिक्षुओं और स्टाफ सदस्यों द्वारा सामाजिक दूरी रखने, लगातार हाथ धोने और मास्क पहनने से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कुल 70,790 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 1146 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोविड-19 के चलते देहरादून जिले में अब तक 635 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और एक बार फिर से अब देहरादून में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अहम जानकारी एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है और अब यह आग देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी तक भी पहुंच चुकी है। जानकारी दे दें कि बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अकादमी में 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। प्रशिक्षण सहित सभी गतिविधियों का अब संचार जो है ऑनलाइन किया जाएगा। इनका संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। 3 दिसंबर तक के लिए फिलहाल संस्थान को बंद कर दिया गया है कोरोना संक्रमण के कारण। शुक्रवार से अब तक 57 अधिकारी प्रशिक्षु कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन सभी को एक विशेष रूप से तैयार कोविड केयर सेंटर में अलग से रखा गया है। शुक्रवार से अब तक अकादमी में 162 RT-PCR परीक्षण किए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, आपसे जानकारी चाहेंगे। 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है वही अब चिंताजनक लगातार जिस तरीके से देखा जाए 57 ट्रेनी IAS अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके चलते पूरे एकेडमी को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल आपको बता दूं जिस तरीके से जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्यपाल से जो मुलाकात की है, कहा जा सकता है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उस वक्त मौजूद मिले थे, मुलाकात की थी। हो सकता है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आइसोलेट पर जाए। तो तमाम तरह की जिस तरीके से कोरोना लगातार जो फैल रहा है वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं संकट का विषय बनता जा रहा है। तो क्या प्रतीक, एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर नजर आ रही है क्या उत्तराखंड राज्य में? आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है उत्तराखंड को। खासतौर पर जो बॉर्डर पे आने वाले लोग हैं उनको लगातार उनकी तरफ से चेकिंग भी की जा रही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जो आसारोड़ी बॉर्डर चेकिंग है उस पर तो कोविड-19 की रिपोर्ट्स के तहत अंदर जाने की इजाजत दी गई है, क्योंकि जिस तरह की सर्दियों का माहौल है और उत्तराखंड में बेहद सर्द इलाका रहता है उत्तराखंड का, ऐसे में बर्फबारी भी लगातार हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में चिंताएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते पूरी एहतियात के तौर पर प्रशासन लगा हुआ है। जी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है कि अगर आने वाले समय में कोरोना के केस राज्य में बढ़ते हैं तो सरकार उसके लिए पहले से रेडी है या नहीं? बिल्कुल पल्लवी, निश्चित तौर पर क्योंकि संकट जिस तरीके से पहले भी जिस तरीके से कोरोना ने संकट अपना कहर बरपाया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार भी इस पर चिंतित नजर आती हुई देख रही है। प्रशासन की तरफ से चाहे फिर आइसोलेशन वार्ड हो या फिर कोरोना की लैबें जो बनानी थी वो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। बेडों की संख्या अस्पतालों में बढ़ाने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तमाम सारे एहतियात जो काम है वो करते हुए दिख रहे हैं प्रशासन। अब आसपास के जो राज्य हैं, उत्तराखंड से सटे हुए जो राज्य हैं, वहां पर कोरोना की दस्तक अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रतीक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या एहतियात के तौर पर यह संभव है कि बॉर्डर्स एक बार फिर से सील कर दिए जाएं, क्योंकि अगर आवाजाही रहेगी तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा राज्य में ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर पल्लवी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर उसको पूरी तरीके से सीज करने के जो आदेश थे उसको फिलहाल अभी चेकिंग के तौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग करती नजर आ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर लगा, वहाँ पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी प्रदेश के जो बॉर्डर लगे हुए हैं
उत्तराखंड से, उनको लगातार चेकिंग के दौर शुरू होता जा रहा है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो संक्रमण फैला है उसके चलते उत्तराखंड में भी किसी तरीके से कहीं ये भी होता नजर आ सकता है कि लगातार लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाठक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है और इस बीच देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भी 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है और ठंड का कहर अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर भारत में तेजी से पारा अब नीचे लुढ़कने लगा है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया गया। 22 नवंबर साल का सबसे ठंडा दिन रहा है। इस साल का सबसे ठंडा दिन 22 नवंबर का रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सर्द हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है और बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी अब पारा काफी नीचे गिरने लगा है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिर गया है। 22 नवंबर साल का सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सर्द हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड का कहर भी अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। सर्दी के मौसम ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में तेजी से पारा नीचे गिरने लगा है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। तो बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया। उत्तर भारत में ठंड का कहर अब लगातार नजर आ रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में रविवार यानी कि आज पारा 7 डिग्री तक नीचे गिर गया है। वही जानकारी मिल रही है कि सोमवार से सर्द हवाएं चल सकती हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। आपको जानकारी दे दें कि पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान का साया। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से, तूफान के 25 नवंबर को तटों को पार करने का अनुमान जताया जा रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के 25 नवंबर को तटों को पार करने का अनुमान है। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान का साया नजर आ रहा है। तूफान के 25 नवंबर को तटों को पार करने का अनुमान जताया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से, तूफान के 25 नवंबर को तटों को पार करने का अनुमान है।
रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना का कहर दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी बढ़ने लगा है। सरकार ने भी कोरोना की दूसरी लहर के आसार जता दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान बाजारों में भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी, तब लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान स्थिति ऐसी थी जैसे भीड़ ने ही कोरोना को मार दिया हो। राज्य में स्कूलों को शुरू करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं जो अलग अलग हैं कि कैसे स्कूल को सैनिटाइज और स्वच्छ किया जाए। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार रात 8 बजे राज्य को उन्होंने संबोधित भी किया। अजीत पवार ने कहा कि दिवाली के दौरान काफी भीड़ थी। गणेश चतुर्थी के दौरान भी हमने भीड़ को देखा। हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं। हम अगले 8 से 10 दिनों के लिए स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर लॉकडाउन के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,760 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या शनिवार को बढ़कर 17,74,455 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई थी। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 46,573 हो गई है। और इसी के साथ डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू होगा या नहीं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? पल्लवी, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में रिपोर्ट आई है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ 1,300 से ज्यादा मामले 24 घंटे में, जबकि महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी सक्रिय हो गई है। अजीत पवार ने कहा है कि इस मामले में बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर के वो काफी हिदायत और काफी सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति गंभीर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आंकड़े पिछले 4 दिन में काफी बढ़े हुए हैं। इसकी वजह को भी जानेंगे और आने वाले समय में लॉकडाउन को भी किस तरीके से आगे बढ़ाना है, गाइडलाइन किस तरीके की रखनी है, इसके ऊपर अपने नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ तो बैठक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है मुरारी कि अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, अगर उत्तर मुंबई की बात करें, बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। बोरीवली, दहिसर और मलाड की बात करें तो इन इलाकों में 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, जबकि मानखोर, दादर और कोलाबा इलाके से भी 2 से 15 पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार स्थिति को देखते हुए कभी भी इन हालातों की समीक्षा के लिए सप्ताह 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि जिस तरीके से अजीत पवार ने कहा है कि अगर 24 घंटे में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो महाराष्ट्र सरकार कोई अहम कदम उठा सकती है। जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जल्द ही राज्य में स्कूलों को खोला जाएगा और अब चूंकि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या स्कूलों को खोलने को लेकर कोई विचार इस समय किया गया है? क्योंकि सोमवार से स्कूल खोले जाने की बात की जा रही थी। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पिछले ही सप्ताह में कहा था कि उन्होंने दीपावली के बाद स्कूल खोले जाएंगे, तमाम जो शिक्षण विद्यालय खोला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात 24 घंटे में सामने आए पॉजिटिव है, मुंबई के पॉजिटिव मामले, महाराष्ट्र 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। इस चिंता का विषय देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग और पवार से बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। महाराष्ट्र की स्थिति मुरारी पहले से ही कोरोना को लेकर बेहद खराब थी, अब दूसरी लहर का भी यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है क्या केंद्र की तरफ से अब कोई मदद पहुंचाई जाएगी? क्योंकि केंद्र ने अपनी टीमें भी बनाई हैं, अलग अलग राज्यों में इन टीमों को भेजा जा रहा है स्थिति की समीक्षा करने के लिए, तो क्या महाराष्ट्र में भी इन टीमों को भेजा जा सकता है? क्या महाराष्ट्र को जरूरत है केंद्र की मदद की?
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा प्रभावित थी और आज भी मुंबई फिर एक बार कोरोना की हिड़ात है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जरूर चाहेंगे कि प्रधान नरेंद्र मोदी से वो जरूर संपर्क करे और इस मामले में कोई उचित कदम और बात है। जिस तरीके की स्थिति खराब हो रही है, जिस तरीके की मांग हो रही थी, मंदिर खोलने की बात हो, रेलवे को चलाने की बात हो, और ऐसे स्थिति खराब होगा तमाम दिनों पर प्रधानमंत्री से बात करना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मायने रखता है। देखना ये होगा और विचार करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो कोरोना का कहर दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी बढ़ने लगा है। सरकार ने भी कोरोना की दूसरी लहर के आसार जता दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान बाजारों में भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी, तब लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिवाली के दौरान स्थिति ऐसी थी जैसे भीड़ ने ही कोरोना को मार दिया हो। राज्य में स्कूलों को शुरू करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं जो कि अलग अलग हैं, जैसे कैसे स्कूलों को सैनिटाइज किया जाए, स्वच्छ कैसे किया जाए। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब कोरोना की स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है कि दिवाली के दौरान काफी भीड़ थी, गणेश चतुर्थी के दौरान भी हमने भीड़ को देखा। हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं। हम अगले 8 से 10 दिनों के लिए स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर लॉकडाउन के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।